गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया हो। अगर मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो आज का जो टॉपिक है हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज, हम अपनी पीडीएफ पर आ चुके हैं उसी पूरी पावर और उसी पूरी एनर्जी के साथ। तो चलिए आज और एक और चैप्टर को आसान बनाते हैं अपने हैशटैग आसान है के साथ। आपको बिल्कुल टॉप पे दिख रहा होगा ग्रीन कलर से हाईलाइटेड आसान है। तो आज से हमारा ये नया हैशटैग है, हम सारे चैप्टर्स को आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए अपने हैशटैग आसान है के साथ शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक गाइस। और आपको ये नीचे दिख रहा होगा, ये आपको नीचे एक इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर पीडीएफ्स। अगर आपको ये पीडीएफ्स चाहिए जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको ये पीडीएफ्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है अतुल0603, और या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज या फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए इसी के साथ आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 10th का चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, इस चैप्टर को हम बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए देर किस चीज़ की, शुरू करते हैं। अपनी कॉपी पेन अपना लेके साथ में बैठिए, साथ के साथ नोट्स बनाइए और एकदम करने वाले हैं, हम आग लगाने वाले हैं, असली में नहीं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो देखो, पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज़ इन्वायरमेंट। ये वाला पॉइंट हम पहले पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज इन्वायरमेंट, इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपको लिविंग के ब्रैकेट में दिख रहा होगा बायोटिक, एंड नॉन लिविंग के ब्रैकेट में दिख रहा होगा अबायोटिक कंपोनेंट। तो आपको मैं बता दूंगा, इस जो हमारा सराउंडिंग होता है वो किससे बना होता है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो इन्वायरमेंट होता है हमारा वो किससे बना होता है, हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों से मिलकर हमारा एक इन्वायरमेंट बना होता है। अब इसमें क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स बोथ। अब जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या क्या होता है, लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम बायोटिक भी बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम अबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, हमारा तो लिविंग थिंग प्लस नॉन लिविंग थिंग मिला के हमारा इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये वाला, इसमें लिखा हुआ है इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब ये बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, यानी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, जब ये साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, तब हमारा फॉर्म होता है इकोसिस्टम। क्या फॉर्म होता है हमारा, इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होता है, व्हेन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, देखिए थर्ड पॉइंट हमारा, इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड विच गिव राइज टू फूड चेन एंड फूड वेब्स। इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशंस होंगी इनकी आगे भी, फूड चेन एंड फूड वेब्स की, इसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो ये पॉइंट हमें क्या कहना चाह रहा है, इकोसिस्टम होता है जो, इन एन इकोसिस्टम में जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर खाने के लिए। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर एक लॉयन है, ये लायन है, एक राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई है, इसको थोड़ा सुधारते हैं, एक मिनट। यहाँ पर अगर एक लॉयन है तो लॉयन किस पे डिपेंड होगा, डियर पे। ठीक है, और डियर किस पे डिपेंड होगा, ग्रास पे। ठीक है, ये समझ आ गया होगा, होप करता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो जो हमारा ये आपको समझ आया कि जो इकोसिस्टम में जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, हरदम नहीं लेकिन डिपेंड करते हैं फूड के लिए, जो कि किस चीज़ को राइज कर देता है, फूड चेन एंड फूड वेब्स को। अब ये फूड चेन और ये फूड वेब्स क्या होते हैं, हम इनको अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे, आगे ये हमारे पॉइंट्स आएंगे, इनकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन है फूड चेन और फूड वेब्स की। ठीक है, तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, आगे हम इनको प्रॉपरली करेंगे अभी। अगला पॉइंट है हमारा ये ग्रीन हाईलाइटेड है जो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लेड टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स
such as depletion of ozone layer and production of huge amount of garbage। अब देखो, जैसा कि आपको पता है गाइस, ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि जो हम इंसानों द्वारा जो हम काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, वो किस चीज़ को क्या करती हैं, ज़्यादातर क्या करती हैं, वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे आपने सुना भी होगा बहुत बार, कि हमारी ओजोन लेयर है जो वो डिप्लीट हो रही है, उसमें होल हो गया है। हमारी ओजोन लेयर है जो वो डिप्लीट हो गई है। जिन लोगों को अभी ओजोन लेयर के बारे में नहीं पता, अभी आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ेंगे उसके बारे में पूरा अच्छे से प्रॉपर एक टॉपिक है अलग से, तो अभी हम वो क्लियर कर लेंगे। लेकिन हम ये अभी एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बस, कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि एक हो गया हमारा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रही है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज, कूड़ा जैसे हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक वगैरह, जैसे जो प्लास्टिक वगैरह जो हम यूज़ करते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, उस प्रॉपर उसको रीयूज़ नहीं किया जाता, तो उन सब चीज़ों से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा अगला टॉपिक है जो वो है इकोसिस्टम। क्या है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। हमने अभी मैं आपको एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। हमने ऊपर ही पढ़ा था इकोसिस्टम क्या होता है। ये देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन, ये वाला पॉइंट, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो अब उसी को हम प्रॉपर, उसके ऊपर एक टॉपिक आ गया है। तो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम। और जो भी देखो, सिंपल सा अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी एक छोटी सी, इसी को थोड़ा एलोबरेट कर दिया गया है यहाँ पर, कि जो इंटरेक्शन होता है बायोटिक, बोले तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में, उससे एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, एक्सेट्रा हो गया। अब कुछ टाइप्स हैं इस इकोसिस्टम के, उसको हम देख लेते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। देखिए, पहला है, ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने होते हैं? इट इज़ ऑफ टू टाइप। फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है? कलर चेंज कर लेते हैं एक बार हम। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन। अब आपको पता है जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा, वो ऑलरेडी एक तरह से जैसे भगवान ने बना के दिया हमें कुछ ना कुछ, ठीक है, ऑलरेडी मेड है वो। जैसे हमारी, समझ रहे हो, नदियाँ हो गई, ओशियंस हो गए, लेक्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये सब क्या है? ऑलरेडी मेड है। हम जब पैदा भी नहीं होते, उससे पहले से ये चीज़ें हमें बचपन से ही, हमें जैसे कहते हैं ना, बच्चे को कुछ वो पैदा होता है तो उसे मिल जाता है, तो वैसे ही हमें इंसानों को जब वो आए हैं तो उन्हें पहले से ही मिली हैं, तो वो होती है नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। ऐसा इकोसिस्टम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो नेचर ने बनाया है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? जो मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब ये क्या होता है? क्रॉप यील्ड, एक्वेरियम, गार्डन। देखो, मैं एक बार को मान लेता हूँ कि आपको ये नहीं समझ आया, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कोई बात नहीं, मैं आपको इसको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ही थोड़ा सा स्पेस है। देखो, मान लो ये कोई रिवर है, इस रिवर के अंदर बहुत सारी फिशेज़ हैं, ये फिशेज़ मान लो इनको, ठीक है, फिशेज़ हैं, और ये कोई एक्वेरियम है। ये एक्वेरियम के अंदर फिशेज़ हैं, तो इसको हम कहेंगे मैन मेड और ये नेचर, ठीक है, समझ आया एग्जाम्पल। ये नेचुरली मेड है, रिवर के अंदर ऑलरेडी मछलियाँ रह रही हैं, और एक रिवर जैसा ही एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ह्यूमन ने क्रिएट किया है, वो एक्वेरियम होता है, ठीक है, समझ आया? समझ आ गया होगा आपको, मैं होप करता हूँ, ठीक है। चलिए, ये देखिए, यहाँ पर कुछ एक फिगर दे रखी है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। फिगर में क्या कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक बायोटिक होता है, और एक अबायोटिक होता है, और एक बायोटिक होता है, ठीक है। अब अबायोटिक में क्या क्या आ जाते हैं? एयर, वाटर, लैंड, ठीक है। बायोटिक में क्या आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबायोटिक में समझ आए ना, नॉन लिविंग थिंग होती है, एयर, वाटर, लैंड, तो नॉन लिविंग थिंग हो गई। बायोटिक क्या हो गए? लिविंग थिंग हो गए। तो लिविंग थिंग, प्लांट्स जो होते हैं वो भी लिविंग होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो भी लिविंग होते हैं। तो अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके भी उनको तीन और उसमें डिवाइड करा गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ये प्रोड्यूसर, मूवी वाला प्रोड्यूसर मत समझ लेना, प्रोड्यूसर अभी हम देखेंगे क्या होता है, नीचे उसकी भी डेफिनेशन दे रखी है, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब जो कंज्यूमर होता है वो कैसे कैसे कंज्यूमर होते हैं? एक हर्बीवोरस होता है,
एक कार्निवोरस होता है, एक ओमनीवोरस होता है, एक पैरासाइट्स होते हैं। इस पूरी इसको फिगर है जो हमारी, इसको हम नीचे अभी एलेबोरेट कर रखा है, उसको हम समझते हैं। चलो नीचे अब देखो, यहाँ दोबारा से आपको डेफिनेशन दी गई है। अबायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट से पिंक से जो हाईलाइट हो रखा है दिख रहा होगा आपको। Abiotic components all the non-living components such as air, water, land, light, temperature। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने शुरू में ही देख लिया था कि जो abiotic components होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं। नॉन लिविंग थिंग होते हैं तो क्या क्या होगा एग्जाम्पल उनके? एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाता है? जो लिविंग होते हैं जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे, ये हो जाते हैं हमारे बायोटिक हो गए। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट है वो फर्दर डिवाइडेड हैं प्रोड्यूसर्स में और कंज्यूमर्स में। ये प्रोड्यूसर्स में और कंज्यूमर्स में वो फर्दर डिवाइडेड है। अब प्रोड्यूसर्स किसे बोलते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस, हैंस कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, प्लांट तो बेकार लग रहा है बहुत, बट ये कोई सनलाइट है, सनलाइट है। तो ये सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये प्लांट जो है ये अपना क्या करेगा? फूड प्रिपेयर कर लेगा। ये प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा। तो ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया ना, यानी कि इसने अपनी चीज़ खुद बनाई। एक मिनट, ठीक है, तो इसने क्या करा? अपनी चीज़ खुद बनाई। प्लांट ने खाना अपना खुद बनाया, तो वो प्रोड्यूसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? आया ना, कि मान लो मम्मी घर में खाना बनाती है तो प्रोड्यूसर कौन हो गई? मम्मी। ठीक है, अब जैसे कि अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। मान लो इनडायरेक्टली, देखो मम्मी ने खाना बनाया, फूड, मान लो फूड बनाया मम्मी ने, प्रोड्यूसर कौन हुआ? मॉम। आपकी जो मॉम है वो प्रोड्यूसर हुई। इनडायरेक्टली कैसे खाया? अब उस खाने को सबने खाया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो कंज्यूमर कौन हो गया? आप लोग। ठीक है, समझ आया? एक इससे भी अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, वो है मान लो कि प्लांट क्या करता है? प्लांट क्या करता है? अपना फूड खुद बनाता है। जैसे कि प्लांट ने क्या करा? अपना फूड बनाया। ठीक है, प्लांट जो हो गया वो प्रोड्यूसर हो गया। अब उस प्लांट को कौन खा जाएगा? डियर, हिरण। हिरण उस प्लांट को खा जाएगा। यहाँ पर कंज्यूमर कौन हुआ? प्लांट हुआ हमारा। जो हमारा प्लांट हुआ, ये हमारा प्लांट जो है ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है, ये हमारा कंज्यूमर है। अब इसको कौन खा जाएगा? लायन। अब ये लायन हमारा क्या है? ये भी कंज्यूमर है। ठीक है, डियर और, देखो समझ आया आपको कि जो या तो डायरेक्टली, जैसे डियर गया डायरेक्टली खा गया, अब इनडायरेक्टली लॉयन ने भी तो प्लांट को ही खाया ना। प्लांट ने डियर ने प्लांट को खाया, डियर को लॉयन खा गया, तो इनडायरेक्टली जो होते हैं ये लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे फूड के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिवीजन ऑफ कंज्यूमर। डिवीजन ऑफ कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, जो हमारे जो खाते हैं कंज्यूमर्स, याद है ना कंज्यूमर्स कौन थे? जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे खाना खाने के लिए। तो वो उनकी कुछ डिविजन्स भी कर रखी हैं। वो कुछ डिविजन्स ऐसी हैं, पहला है हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस, तीसरा है ओमनीवोरस, चौथा है पैरासाइट। ठीक है, तो हर्बीवोरस कौन होते हैं? प्लांट ईटर्स, फॉर एग्जाम्पल गॉट एंड डियर, बकरी और हिरण। प्लांट ईटर्स। हर्बीवोरस किसे कहते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। जिराफ भी एग्जाम्पल है, प्लांट्स खाता है सिर्फ वो। ठीक है, गाय हो गई, गाय भी घास वास पे डिपेंड करती है ज़्यादातर। गॉट बकरी हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई। ये आपका डियर हो गई।
तो ये सब हर्बीवोरस होते हैं, ये डिपेंड करते हैं सिर्फ प्लांट्स पे, ये प्लांट्स को ही खाते हैं। ऐसे भूखा भी मर जाएंगे लेकिन ये फ्लैश या फिर मीट को ईट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं? फ्लैश ईटर्स। फ्लैश जो मांस खाते हैं। मांस कौन खाता है? टाइगर, क्रोकोडाइल, ये जितने भी होते हैं ये जो मांसाहारी होते हैं उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। अब ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस क्या होता है? जो दोनों खा जाते हैं, एक तरह से दानव होते हैं इंसान। ओमनीवोरस जो प्लांट्स को भी खा जाए, फ्लैश को भी खा जाए। जैसे कि एक इंसान होता है वो मीट भी खाता है और हरी सब्जियां भी खाता है, तो वो ओमनीवोरस हो गया, ठीक है। चौथा है हमारा पैरासाइट। चौथा हमारा पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं जो वो होस्ट की बॉडी पर ही रहते हैं और उसी से खाना पीना अपना खाते पीते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल दे रखा है लाइस। लाइस क्या होती है? जूं। बालों में जूं पड़ जाती है ना, जूं को लाइस बोलते हैं। तो जब बालों में जूं होती है वो अपना खाना लेने जाती है क्या, या आप सर में खाना डालते हो? नहीं ना, आपका खून पीती है वो, या फिर वो जो भी वो अपना उसको जो भी न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होता है वो हमारी हेड पर ही प्रेजेंट रहकर वो अपने पेट को भरती है। तो कुछ भी करती है वो डिपेंड होती है, वो आपके ऊपर से ही सारा बॉडी ऑफ होस्ट टेक फूड फ्रॉम इट ओनली, मतलब वो आपके सर पे रहती है तो वो खाना वहीं से ही लेती है, ठीक है। समझ आया? तो पैरासाइट्स ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं डीकम्पोजर्स। क्या होते हैं डीकम्पोजर्स? क्या होते हैं? इट इंक्लूड देख लेते हैं, कलर चेंज पहले करते हैं। डीकम्पोजर्स पढ़ रहे हैं हम। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल। एग्जाम्पल, अब देखो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। मान लो कभी कभी क्या होता है, आप कोई प्लांट, आप जैसे आप क्या करते हो, आपकी जो सब्जियों के जो बचे हुए वेस्ट बच जाता है, जो सब्जियों का, बनी सब्जी नहीं, कच्ची सब्जियाँ ही ले लो, वेस्ट बच गया, मान लो आलू के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए, गोभी के छिलके हो गए, गोभी रह गई, गोभी के डंठल हो गए, तो उन सबको अगर आप मिट्टी में दबा दो या मिट्टी कुछ टाइम तक रख दो तो आप देखोगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डिकम्पोज। तो उनको डिकम्पोज कौन करता है? ये डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करते हैं। और ये डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया, फंगाई। दीज हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज को दोबारा से भरने में मदद करते हैं। मान लो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, आप गोबर वाली खाद डालते हैं ना, किसान गोबर वाली खाद डालते हैं, गोबर को इकट्ठा करते रहते हैं एक जगह पर, फिर जब वो सड़ती है, डिकम्पोज होती है, बैक्टीरिया फंगाई उनको डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो वही खाद दोबारा से खेतों में डाली जाती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। और वो क्या करती है? नेचुरल जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको रिप्लेसमेंट कर देती है, भर देती है दोबारा से, और ताकि उपजाऊ बन सके वो ज़मीन, ठीक है। ठीक है ना, समझ आया? तो ये होते हैं डिकम्पोजर्स। चलो आगे देखते हैं। आगे फूड चेन। अब हमने जैसे जैसे ऊपर पढ़ा था, मैंने आपको बोला था हम सब कुछ एलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं नीचे। हमने फूड चेन कुछ एक वर्ड पढ़ा था, फूड चेन, हमने एक फूड वेब भी पढ़ा था, हम सब पढ़ेंगे उसको। तो एक एक करके देखते हैं। फूड चेन क्या होता है? आपको ये पिक्चर दिख रही होगी एक, इस पिक्चर से आपको क्या समझ आ रहा है? देखो ये प्लांट और ट्री है, जो आपका हिरन है वो इन पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? पत्तियों, घास फूस पे, इन सब पे डिपेंड है। और ये जो आपका टाइगर है या लॉयन होता है जो, वो आपका किस पे डिपेंड होगा? इस पे, ठीक है। कनेक्शन समझ आया? डियर आपका पेड़ पौधों पे डिपेंड है, टाइगर आपका डियर पे डिपेंड है। समझ आ गया? रिलेशन समझ आया दोनों में? अब आगे देखते हैं। वैसे ही आप दूसरा वाला भी देख सकते हो कि ये जो कीड़ा है ये इस पे डिपेंड है, और ये फ्रॉग है जो ये कीड़े को खा जाएगा, सांप जो है फ्रॉग को खा जाएगा, और ये ईगल जो है वो सांप को खा जाएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको? ठीक है, ऐसी है। चलो इसको नीचे एलेबोरेट पढ़ते हैं क्या होता है। फूड चेन क्या होता है, पढ़ते हैं इसको। Food chain is a series of organisms in which one organism eat another organism as food. For example, देखो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म होता है जो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना बन जाता है। जैसे कि आपके अब कोई पेड़ है, पेड़ पे या घास, मान लो कोई घास है, घास किसका खाना बन जाएगी? डियर का। और डियर किसका खाना बन जाएगा? टाइगर या फिर लायन का। ठीक है, समझ आया? फूड चेन किसे कहते हैं? फूड चेन होप करता हूँ समझ आ गया होगा। ये देखो लिखा है, ग्रास डियर का खाना बनती है और डियर लॉयन का खाना बनता है।
ठीक है। इन अ फूड चेन, अभी वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अब जैसे ये फूड चेन है, इसको हम फूड चेन किसको बोलते हैं, एक एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना बन गया। तो इस फूड चेन में वेरियस स्टेप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। मतलब कि देखो, ग्रास को, इस ग्रास को, ये आपका ग्रास है, इस ग्रास को जब डियर खाएगा तो उसे एनर्जी मिलेगी। अब जब लायन उस डियर को खाएगा तो ऐसा नहीं है कि ग्रास की एनर्जी और डियर की एनर्जी दोनों प्लस ओ के लायन को मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ परसेंट ही एनर्जी मिलेगी ग्रास वाली लायन को और डियर वाली भी, ठीक है। तो पूरा पूरा नहीं मिलता। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में भी आगे एलेबोरेट कर रखा है, उसको भी पढ़ेंगे हम अभी। एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में भी बता रखा है आगे। आगे हमारा अगला टॉपिक है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल। अब एनर्जी लेवल क्या, ट्रॉफिक लेवल्स कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे आप ये पिक्चर देख लो, पिक्चर समझ लो, सनलाइट से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स का खाना कौन यूज़ करता है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस प्रोड्यूसर्स कौन हो गए, प्रोड्यूसर्स आपके प्लांट्स हो गए ना, प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खा जाता है, हर्बीवोरस, जो पेड़ पौधे खाते हैं, शाकाहारी होते हैं जो। कार्निवोरस खा जाते हैं हर्बीवोरस को, कार्निवोरस को खा जाते हैं टॉप कार्निवोरस। आपको टॉप कार्निवोरस क्या होता है, टॉप कार्निवोरस में आ जाते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस, टॉप कार्निवोरस में ह्यूमंस आ जाते हैं। ह्यूमन क्या करते हैं, वो जानवर को भी खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, दानव होते हैं, ठीक है। अब फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज अंडर यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होती है फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। और जो देखो, ग्रीन ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 1% सनलाइट लेते हैं और उसको अपने फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको आपको बताया गया है सॉरी, अब आपको यहाँ बताया गया है कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 10% लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ है, समझ लो एक बार। 10% लॉ किसे कहते हैं, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज इन प्रोसेसेस डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा बाय प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल। मैं आपको समझाता हूँ, देखो, जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा। देखो, मान लो, देखो कि एक डियर है, डियर है, डियर के पास कितनी एनर्जी है, 100% एनर्जी है अभी। लेकिन जब उसको एक लायन खाएगा तो उसे 100% एनर्जी नहीं मिलेगी डियर की। क्यों, उसे उसे 100% एनर्जी नहीं मिलेगी डियर की, क्यों, क्योंकि डियर जो है, डियर भी तो अपना खाना खाएगा, उसमें भी एनर्जी लगेगी, उसको पचाएगा, उसमें भी एनर्जी लगेगी, एक्सक्रीशन करेगा कुछ, उसमें भी एनर्जी लगेगी। तो सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, सिर्फ 10% ओनली। और जो 90% होती है वो यूज़ हो जाती है। 90% एनर्जी जो होती है वो यूज़ हो जाती है। ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि अगर लॉयन जो है वो डियर को खा रहा है तो डियर के अंदर जो ऑलरेडी 10% 100% एनर्जी थी, वहाँ से सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। 90% यूज़ हो जाएगी वो, ये कहना चाह रहा था वो, ठीक है। समझ आ गया होगा, ये था 10% लॉ, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगला क्या है, ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन कंटेन 3-4 ट्रॉफिक लेवल। अब ये इतना तगड़ा ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, मतलब कि जैसे कि आपने देखा अभी कि 100% में से सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इसके लिए, इसी की वजह से फूड चेन होता है जो 3-4 ट्रॉफिक लेवल कंटेन करता है, ट्रॉफिक लेवल्स को, ठीक है। आगे देखते हैं, ये फिगर है, देखो इसमें ये बता रखा है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूसर प्लांट हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बीवोरस आ जाएंगे, सेकेंडरी में आपके कार्निवोरस आ जाएंगे, टर्शरी में आपके ह्यूमंस आ जाएंगे, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, देखो जैसे मैंने ये वही अभी ऊपर जो चीज़ बताई गई थी वही यहाँ पर दिखाई गई है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, डिक्रीज इन एनर्जी। डिक्रीज इन एनर्जी मतलब, थोड़ा डार्क कलर यूज़ करते हैं, डिक्रीज इन एनर्जी मतलब देखो 1000 किलो जूल से 1 किलो जूल। समझ आ रहा है, मतलब वही मैंने आपको बताया, सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, टोटल फुल एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होती है। यही बताने की कोशिश की जा रही है आपको।
आगे क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी हम इसे मिस कर देते स्क्रॉल करते करते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लो ध्यान से। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और कंसेप्ट भी है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो आपको ऐसे तो समझ आया नहीं होगा शायद, तो मैं आपको जूम करके समझा देता हूँ। इधर तो जूम इन नहीं हो रहा है यार ज़्यादा, मैं इधर थोड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ये इधर थोड़ा स्पेस है। देखो मान लो आपका ग्रास था, ये ग्रास है, ग्रास डियर खा गई, डियर को लायन खा गया, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पता है बोर मत होना। अब यहाँ से कुछ टॉक्सिक लेवल्स गए, मान लो टॉक्सिक मतलब कुछ हार्मफुल, मतलब हर इंसान या जानवर के अंदर कुछ ना कुछ टॉक्सिक लेवल्स प्रेजेंट होता है ना, जैसे आपकी बॉडी में भी हमारी बॉडी में भी टॉक्सिक टॉक्सिक प्रेजेंट होते हैं, जो हम खाते हैं उसमें से टॉक्सिक उससे तो निकलते हैं ना, हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करती। आपने देखा होगा पिंपल्स हो जाते हैं, तो ये सब सिर्फ टॉक्सिक की वजह से होता है, डिटॉक्सीफाई नहीं कर पाती जब हमारी बॉडी, तो वो हार्मफुल पिंपल वगैरह निकलते हैं। तो कुछ ना कुछ टॉक्सिक जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो जैसे मान लो ग्रास से डियर में कुछ टॉक्सिक ट्रांसफ़र हुआ जब उसने उसको खाया, ठीक है, डियर ने जब ग्रास को खाया तो कुछ टॉक्सिक ग्रास का डियर में ट्रांसफ़र हो गया। अब डियर में ऑलरेडी उसके कुछ टॉक्सिक प्रेजेंट होंगे, मान लो यहाँ से अगर 10 टॉक्सिक आया, एग्जांपल दे रहा हूँ 10, गन्ना का 10 क्या होता है, और ऑलरेडी इसमें 5 प्रेजेंट था, डियर के 5 टॉक्सिक ऑलरेडी प्रेजेंट थे, 10 टॉक्सिक और आ गए खाने की वजह से ग्रास को। अब जब लायन है, लायन में मान लो 20 टॉक्सिक प्रेजेंट है ऑलरेडी, अब जब लायन डियर को खाएगा तो +15 हो गया, 20 + 15 इतना टॉक्सिक लेवल। तो अब 20 + 15 कितना हो गया, 35। अब सोचो जब ह्यूमन खाएगा, ह्यूमन में मान लो 50 है ऑलरेडी, तो ह्यूमन में 50 + 35 70, 50 60 70 80 85 हो जाएगा। सोचो 85 टॉक्सिक, कितना देख रहे हो कितना ट्रांसफ़र होता है टॉक्सिक लेवल, तो इसी बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब डेफिनेशन पढ़ो, अब समझ आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, मतलब जब एक एक मतलब जैसे ग्रास से जब डियर में गया तो डियर में बढ़ेगा वो, डियर से लायन में गया लायन में बढ़ेगा वो, क्यों, क्योंकि उसका खुद का भी है और ऑलरेडी वो जो खा रहा है उससे भी आ रहा है उसको। या आप एक एग्जांपल ले लो यार, अगर आपके अंदर मान लो टॉक्सिक लेवल 10 है, और अगर आप कोई फूड खा रहे हो और वो फूड के अंदर 15 प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो आप जब उस 15 को खाओगे तो 15 + 10 मिलके 25 बन जाएगा ना आपकी बॉडी में। तो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, हर ट्रॉफिक लेवल के साथ जो आपका टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, वो इंक्रीज़ होते हैं। तो इसी चीज़ को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है, समझ आया आपको। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी एज ह्यूमन बॉडी, देखो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, मैंने आपको वही बताया था, सबसे ज़्यादा ये किस में पाया जाता है, ह्यूमन बॉडीज़ में। क्यों, ह्यूमन बॉडी होता है दानव, वो फूड क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस भी होता है, कार्निवोरस भी होता है, यानी कि ओमनीवोरस होता है, वो दोनों को खाता है। तो इधर से भी ले रहा है इधर से भी ले रहा है, तो टॉक्सिक लेवल तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर होगा ही होगा। समझ आ रहा है आपको, वही। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं फूड वेब। अभी हमने फूड चेन पढ़ा था। फूड चेन क्या था हमारा, फूड चेन था जब एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड बना के खा जाए, फूड चेन था वो। फूड वेब क्या होता है अभी ये पढ़ेंगे हम। फूड वेब होता है हमारा, इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टिंग फॉर्मिंग अ फूड वेब। अब जैसे हमने ऊपर फूड चेन पढ़ा था, तो इन नेचर में फूड चेन बहुत सारी मिलाकर एक फूड वेब बन गया था। देखो कोई ना कोई किसी पे डिपेंडेंट है, जैसे ये टाइगर है, ये टाइगर इस गॉड पे डिपेंडेंट है, ठीक है, गॉड पे डिपेंडेंट है, और गॉड इस ट्री पे डिपेंडेंट है। ये देखो ये इस पे भी डिपेंडेंट है। तो एक जरूरी नहीं है एक चीज़, जैसे टाइगर है वो सिर्फ गॉड डियर पे डिपेंडेंट रहेगा, वो गॉड पे भी डिपेंडेंट है, उसको बस उसको मांस खाने से मतलब है, ठीक है, समझ आ रहा है, वो मांस खा जाएगा, वो इंसानों को भी खा जाता है।
अब कुछ हम अगला है हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है हमारा चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटीज चेंजेस द इन्वायरमेंट अराउंड अस। ह्यूमन एक्टिविटीज लेड टू पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं गाइज? चेंजेस इन इन्वायरमेंट, जब हम चेंजेस करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, जब उंगलबाजी करोगे इन्वायरमेंट में या आप किसी भी चीज़ में उंगली करते हो तो दिक्कत वो चीज़ करती है ना। तो वही चीज़ है, अगर आप इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करोगे तो इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा उससे। जैसे कि ह्यूमन क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, उससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन करते हैं गधे, गधे मुझे नहीं, देखो बोलना ज़रूरी है क्योंकि वो करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। तो ये सब हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है और ये घूम घुमा के हमें ही मिलता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कुछ ह्यूमन के उससे क्लियर। अब देखो हमने ऊपर एक टॉपिक पढ़ा था ओजोन लेयर, अब इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर इज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। ओजोन लेयर क्या है? एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, एक चादर है, बचाव चादर है एक तरह से कह सकते हैं हम, जो अर्थ के आसपास है। विच एब्जॉर्व मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट। अब जो सनलाइट होता है वो कुछ यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेज भेजता है, मतलब जो कि हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, तो वो भेजता है। तो ये जो हमारी ओजोन लेयर होती है ये हमें प्रोटेक्ट करती है उसी से। मतलब जो सन से हमारी यूवी रेज आ रही होती हैं उसको ये हमारी जो ओजोन लेयर है उसको अंदर आने नहीं देती अर्थ के, ये प्रोटेक्ट करती है हमें। ठीक है, दस प्रोटेक्टिंग लिविंग बीइंग फ्रॉम मैनी हेल्थ हजार्ड सच एज स्किन कैंसर और कैटरैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स। देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर होता क्या है, मान लो ये सन है, ये सन हो गया आपका। ये सन क्या करता है, और ये हमारी अर्थ हो गई। अब ये अर्थ है ना, जो इसके ऊपर एक ऐसे चादर सी बनी हुई है, इसे बोलते हैं ओजोन लेयर। यहाँ से रेज जो आ रही हैं वो कुछ तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ हार्मफुल भी हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो अच्छी होती हैं, जो रेज हमारे लिए नीडेड है उसको अंदर भेज देती है, और जो जैसे मान लो ये हार्मफुल होती है उसको, जो हार्मफुल होती है मैं उसको रेड से शो कर दूँ, मान लो ये हार्मफुल है, ये हार्मफुल है और ये हार्मफुल है। ठीक है, तो क्या करेगी, इसको बाउंस बैक कर देगी, वापस भेज देती है इसको। ठीक है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण उस ओजोन लेयर में हो गया एक छेद। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, चलो पहले हम जितना लिखा था उतना पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर है, अब क्या कैसी कैसी बीमारियां हो सकती हैं हमें उस यूवी रेस से? स्किन कैंसर हो सकता है हमें, कैटरैक्ट हो सकता है, और प्लांट्स जितने वो सारे हमारे ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए ठीक है, अब ये ओजोन प्रेजेंट कहाँ होती है हमारे? प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे ये ओजोन प्रेजेंट होती है। और एक चीज़ और, ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं, ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट लाइन की, इट इज़ अ डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल। क्योंकि ये O3 होती है, देखो बच्चों जो O3 होता है ना हमारी बॉडी, वो डेडली पॉइजन इसलिए कही जाती है क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जिस तरह से हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज की गई है, हमारी बॉडी सिर्फ O2 झेल सकती है, O3 नहीं झेल सकती। O3 से हमारी बॉडी को खतरा है, हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ होने लग जाएंगी जब O3 अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होती कैसे, ओजोन बनती कैसे है? द हाई एनर्जी, पहला पॉइंट देख लो, the high energy UV radiation break down the O2 molecule into free oxygen atom, O में कन्वर्ट कर देता है। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, these oxygen atom then combine with oxygen O2 molecule to form ozone, that is O3। देखो आपको मैं इससे यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, मान लो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है O2। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो रेडिएशंस होंगी ना यूवी रेज, ये ब्रेक कर देगी। मान लो इसने एक O2 को ब्रेक करा तो वो O2 किस में कन्वर्ट हो गई, OO में। ठीक है, अब जब ये OO में कन्वर्ट हो गई तो एक O इसके साथ जाके रिएक्ट हो जाता है O2 के, और एक इसके साथ जाकर रिएक्ट हो जाता है। तो जब O2 प्लस O रिएक्ट होता है तो वो O3 बना देता है, दैट इज़ आवर ओजोन लेयर। और जैसे सेम, ठीक है समझ आया आपको, O2 को ब्रेक करके OO में कन्वर्ट कर दिया, और जो OO में कन्वर्ट हुआ फिर वो O2 जो ऑलरेडी बहुत सारी O2 प्रेजेंट होती है तो उनके साथ रिएक्ट होकर O3 बना देती है, ओजोन। ठीक है, यही था। अब क्या है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हमारी ओजोन लेयर है जो वो डिप्लीट हो रही है, यानी कि वो अगर जैसे क्या डिप्लीट कह सकते हैं हम, पतली हो रही है, उसमें छेद हो रहा है या होल हो रहा है। ठीक है,
The decrease in the thickness of ozone layer over Antarctica was first observed in 1985 and was termed was ozone hole. देखो जो जैसे मान लो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ओजोन लेयर में हो गया था छेद, और ये पहली बार कब पता लगा था? 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में छेद पाया गया था। और ये क्यों हुआ था? ये फिर जब रिसर्च हुई इसके ऊपर कि ये छेद कैसे हो गया, तो ये सेकंड पॉइंट पढ़ो, इसको देखो क्या लिखा है। दिस डिक्रीज वाज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एसीज, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसोल स्प्रे, ठीक है, एक्सेट्रा। देखो हुआ क्या, जब इस पे रिसर्च हुई कि भाई ओजोन लेयर में छेद कैसे हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो वहाँ पर पाया गया कि ये जो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है ना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है, सिंथेटिक केमिकल्स की वजह से हो रहा है जो इंसान यूज़ करते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर में जो गैस डलती है वो CFC होती है, AC में जो गैस डलती है वो CFC होती है, फायर एक्सटिंग्विशर में जो गैस होती है वो CFC होती है। तो ये गैसेस क्या करती हैं? हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही थी, इन्हीं की वजह से डिप्लीशन हो रहा था। तो थर्ड पॉइंट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन फोर्जिंग एन एग्रीमेंट टू स्टॉप CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल बाय ऑल कंट्रीज़। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में क्या हुआ था? बोला गया था कि CFC के प्रोडक्शन को रोका जाए सारी कंट्रीज़ में, ठीक है। अब गार्बेज डिस्पोजल क्या है? इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। आपको जैसे पता है, हम अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के चक्कर में गार्बेज डिस्पोजल, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल दूं मैं आपको, प्लास्टिक हम अपनी लाइफ को अच्छा, आसान, ईजी बनाने के चक्कर में अब हम अपने इन्वायरमेंट को गंदा करते जा रहे हैं और अपने डिग्रेड करते जा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को। देखें कुछ टाइप ऑफ मटेरियल्स दे रखे हैं गार्बेज के। देखो पहला है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है हमारा सब विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, कॉटन, जूट, डंग, पेपर एक्सेट्रा। यार बायोडिग्रेडेबल वो होता है जैसे हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर उसको डिकम्पोज कर दें उस चीज़ को, तो वो चीज़ बायोडिग्रेडेबल मानी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके फल और सब्जियों के छिलके हो गए, अगर आप उनको कुछ टाइम तक रख दो या मिट्टी में दबा दो तो क्या होगा? वो गायब हो जाएगा वहाँ से, वो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डिकम्पोज कर देंगे। तो ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। अब अगला है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Substance which cannot be decomposed by the action of microorganisms are called non-biodegradable wastes। देखो अब जो सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें नहीं डिग्रेड कर सकते, डिकम्पोज कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, मेटल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स। अब मान लो कोई प्लास्टिक है, पन्नी है प्लास्टिक की, अगर आप उसको मिट्टी में दबा दोगे यार, आप उसको 10 साल का 1000 करोड़ साल बाद भी देखोगे तो वो मिट्टी ऐसे, वो पन्नी ऐसी की ऐसी ही मिट्टी में दबी रहेगी, वो डिकम्पोज होगी ही नहीं। और यही क्या करती है, इसी की वजह से हमारे वाटर लेवल में, ग्राउंड वाटर लेवल में डिक्रीज़ हो रही है कि जो रेन बारिश होती है वो मिट्टी में पन्नी दबी होती है, वो पन्नी वाटर को नीचे जाने ही नहीं देती। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं ये चीज़ें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ठीक है। अगला क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीजेज एंजाइम्स विच डिकम्पोज द मटेरियल बट दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दैट्स वाई एंजाइम्स कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मटेरियल्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिससे वो चीज़ जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो डिकम्पोज होता है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एंजाइम्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज क्यों नहीं कर पाते? यार हर एक एंजाइम का इस एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अपनी एक सीमाएं होती हैं, उसी तक वो चीज़ें कर सकता है। अब आपकी भी कुछ सीमाएं होंगी कि आप इतना ही पढ़ सकते हो, आप 2 घंटा ही पढ़ सकते हो, आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो ये आपकी एक सीमा है। वैसे एंजाइम की भी एक सीमा होती है कि वो इन्हीं चीज़ों को डिकम्पोज कर सकता है, इतनी ही उसके पास शक्तियाँ हैं कि वो इन्हीं चीज़ों को डिकम्पोज कर सकता है और इन कुछ को नहीं कर सकता, ठीक है। आगे क्या है? अगला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल पहला क्या है? बायो प्लांट गैस। बायो प्लांट गैस क्या होता है? बायोगैस प्लांट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। अब जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं बायोगैस प्लांट में
बायोगैस और मैन्योर, यानी कि बायोगैस और खाद बनाने के लिए हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं बायोगैस प्लांट में, ठीक है। दूसरा क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर। अब हम अपने पानी को साफ़ कर सकते हैं ड्रेन वाटर को हम क्लीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम डालकर ड्रेन वाटर को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको रिवर में डालें ताकि वो क्लीन वाटर हो, एक्वेटिक लाइफ अच्छी हो और हमें पीने के लिए प्रॉपर वाटर मिले, ठीक है, गुड वाटर मिले। आगे देखते हैं, थर्ड है लैंड फिलिंग द वेस्ट आर ब्यूरिड इन लो लाइंग एरिया आर एंड कंपैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर्स। अब जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है यार, उसको ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ दो, उसको बंद कर दो यार, वो फर्टिलाइज ही करेगा हमारी लैंड को। चौथा क्या है, कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल आफ्टर अबाउट 3। देखो मैंने यही बताया आपको कि आप गड्ढा खोद के उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल दो यार, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके उसमें डाल के उसको ढक दो। आपको उस टाइम बाद हटा के देखोगे आपको वो नहीं मिलेंगे वहाँ पर। क्यों? वो डिकम्पोज हो गए होंगे। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्होंने जो एंजाइम रिलीज़ किए होंगे उन्होंने उसको डिकम्पोज करके मिला दिया होगा मिट्टी में। रिसाइकलिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर, अब देखो, अब कुछ लोग सोचते हैं यार जब हमारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो जब ना तो डिकम्पोज होगा तो उसका करें क्या। देखो उसको आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो नए आइटम्स बनाने में। आपका प्लास्टिक वेस्ट हो गया है, उसको प्लास्टिक को इकट्ठा करो, उसको एक नई चीज़ बना के यूज़ करो। नए प्लास्टिक का उत्पादन क्यों कर रहे हो? जो चीज़ आपके पास प्रेजेंट है उसी को यूज़ करो ना, दोबारा से रिसाइकल कर लो, उसी से नई चीज़ बना दो। अगला लास्ट पॉइंट है रीयूज़, चीज़ों को रीयूज़ करो ना यार। इट इज़ कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज़ एन आइटम अगेन। जैसे कि आपका न्यूज़पेपर होता है, आपने देखा होगा दुकानों पे न्यूज़पेपर वाले लिफाफे मिलते हैं, तो ये एक अच्छी टेक्निक होती है कि न्यूज़पेपर को एनवलप बना दिया जाता है, रीयूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे इन टेक्निक से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने गुरुजी को। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ और मज़ेदार चैप्टर के साथ, चैप्टर को आसान बनाने के लिए। और अगर आपको PDFs चाहिए इसकी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी ID है atul0603। इंस्टाग्राम पे आकर आप मुझे फॉलो कर लें। आप वहाँ पर मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सी यू, हैव अ ग्रेट डे।